जिस तरह से एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो आने वाले टाइम में अब पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो बस हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत ही क्विकली, बहुत कम समय में जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम अ, इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम एक-एक करके देखेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो सबसे पहले एक चीज़ आता है, सबसे पहले आता है इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इकोसिस्टम होता क्या है? ये देखिए, इकोसिस्टम है क्या? 2 तरह का कंपोनेंट होता है। एक होता है एबायोटिक एबायोटिक या जिसको नॉन लिविंग कहते हैं, एबायोटिक। और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, ठीक? ये हो गया आपका इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं, मतलब ये नॉन लिविंग हो गया, ठीक? दूसरा लिविंग लिविंग तो हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट, मतलब ऐसे करके आप बना दीजिए, ए बायोटिक और बायोटिक, ये दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों कैसे इंटरेक्शन करता है, इसके इंटरेक्शन को देखते हैं और उस सिस्टम के अंदर इसका फंक्शन कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, ठीक? और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यही हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, वैसे मान लीजिए कि मान लीजिए फॉरेस्ट है फॉरेस्ट है, ये जंगल हो गया। तो यहाँ पे यदि हम इस इकोलॉजी को देखेंगे, तो इसके भाई देखेंगे इसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब क्या देखेंगे, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे देखोगे भाई, एनर्जी या सनलाइट आ रहा है तो रेडिएशंस किस तरीके का है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, ये देखते हैं। तो ये सब क्या होगा, एबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक में फिर देखेंगे भाई जानवर कैसा है, इसमें एनिमल कैसा है, ठीक? फिर इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है। तो इसका और इसके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, किस तरीके का होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, भोजन बनेगा, ठीक? तो पौधे जो भोजन को स्टोर करता है वो फिर जानवर खाएगा। तो यही चीज़ हम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक? अब यहाँ पे देखेंगे, जब हम एबायोटिक कंपोनेंट देखेंगे तो इसमें कौन कौन से आता है आपको, जैसे कि पीसीएस के एग्जाम में आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा, जो भाई ये है, ये रेडिएशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, और उसके बाद दे देगा आपको टेम्परेचर, बोलेगा कि भाई इसमें से आप बायोटिक कंपोनेंट को बाहर निकालिए, ठीक? तो ऐसे पीसीएस में आपको क्वेश्चंस आ सकता है। तो एबायोटिक में आप देखेंगे जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, तो एनर्जी क्या जीवित है, नहीं है, एनर्जी आएगा इसमें। दूसरा क्या है, रेडिएशन, जो सनलाइट से आता है रेडिएशन, ठीक? रेडिएशन, ठीक। तीसरा यदि आप देखोगे तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लिविंग है, नहीं है। अब देख, कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो आप, उसमें देखना भाई उसमें जान है कि नहीं है, लिविंग है कि नहीं है। टेम्परेचर, हीट हो गया, ठीक। उसके बाद ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी, ठीक। उसके बाद टोपोग्राफी, जैसे लैंडस्केप किस तरीके का है, ये टोपोग्राफी हो गया, ठीक। सॉइल, ठीक। ये सब क्या आता है, ये बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ये सब आता है। अब जब बायोटिक में देखेंगे, अब देखियो इसको आप याद करने के लिए क्या बना सकते हैं, मैं आपको एक नेक्स्ट में दिखाता हूँ। आप खुद कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जैसे कि एक इकोसिस्टम ऐसे करके आपने बना लिया, इसमें आपको एबायोटिक लिखना है ना, तो नाम नहीं लिखिए, सिंपल से आप ये देखिए। अब यहाँ पे एक सन दिए तो यहाँ से ये हो गया, रेडिएशन आ रहा है तो यहाँ पे रेडिएशन दे दिए। अब ये फिगर, ये जब आप इमेज देखेंगे ना तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, उस चीज़ में रेडिएशंस हो गया। अब सीधा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे कर दिया, तो भाई नीचे क्या लगता है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन दे दिए, ठीक। उसके बाद क्या देंगे, जैसे कि मान लीजिए ये बादल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या दे दिए, ह्यूमिडिटी दे दिए, ठीक। ये ह्यूमिडिटी दे दिए। हीट, ये सन है, रेडिएशन आया तो यहाँ से क्या आएगा भाई, इसका इफेक्ट क्या होगा, सन के रेडिएशन का इफेक्ट हीट, तो यहाँ पे दे दिए हीट, ठीक। टोपोग्राफी, अब जैसे कि ये लैंडस्केप है तो ऐसे ऐसे बना दिए, हो गया इसका टोपोग्राफी हो गया, ठीक। स्वैल है, ये बना दिए स्वैल, ठीक, एस दे दिए स्वैल। अब ये इमेज देखेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा भाई, ठीक। अब जब हम बायोटिक में आते हैं, बायोटिक में जब देखेंगे तो बायोटिक में क्या होगा, बायोटिक में अब देखो, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो जाएगा, ये हो गया प्लांट, ग्रीन प्लांट हो गया। उसके बाद जो डिकम्पोजर है, देखते हैं ना जानवर मरता है तो फिर मरने के बाद उस पर कीड़े लग जाते हैं, तो वो क्या, वो जो कीड़ा लगता है वो डिकम्पोजर होता है, उसको डिकम्पोज करता है, उस जानवर को खाता है वो, डिकम्पोजर हो गया, ठीक। पैरासाइट हो गया, जो पैरासाइट है, पैरासाइट है जो जैसे कि मान लीजिए
जानवर के जो एनिमल होता है उसके ऊपर जू रहता है, वो क्या है, एक तरीके की पैरासाइट है, ठीक है। एनिमल हो गया, जो जीवित प्राणी है, ये सब एनिमल हो गया। तो ये हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम में हम यही पढ़ते हैं, एबायोटिक और बायोटिक के बीच का इंटरेक्शन, ठीक। ये हो गया इकोसिस्टम। ये देखिए अब जब हम देखेंगे, एक होता है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भाई, इकोलॉजिकल लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन। अब जब इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एक इकोसिस्टम है, मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे ए बायोटिक और बायोटिक दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक सिस्टम बन गया ना। तो इस सिस्टम में भाई रहते कैसे हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, मान लीजिए एक इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक। मान लीजिए जैसे कि शेर हो गया, लाइन हो गया, ये एक इंडिविजुअल आया। फिर उसके बाद क्या आएगा, पॉपुलेशन आएगा। अब शेर कितने हैं, तो हो जाएगा पॉपुलेशन, भाई शेर कितना है, 3 शेर हो गया, ठीक, 3 लाइन हो गया। उसके बाद क्या आएगा, कम्युनिटी आएगा। अब देखिए कम्युनिटी आएगा। अब इस फॉरेस्ट के अंदर कम्युनिटी में शेर के अलावा अदर भी आएगा ना। ये एक फॉरेस्ट हो गया, ये एक इकोलॉजी है, इसमें तो शेर के अलावा अदर 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 ग्रुप भी है, चीता भी है, ये है, तो ये सब क्या हो जाएगा, कम्युनिटी में आ जाएगा, ठीक। आप कम्युनिटी में देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा है, मेजर कम्युनिटी कौन है, माइनर कम्युनिटी कौन है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डियर, हिरन है, हिरन, तो वो क्या हो गया, मेजर कम्युनिटी हो जाएगा, भाई इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये इकोलॉजी को चलाने में इसका बहुत रोल है। मान लीजिए कि इस इकोसिस्टम से यदि हिरन खत्म हो गया, तो शेर का जिंदा रहना तो मुश्किल हो जाएगा ना लाइन का, क्योंकि लाइन हिरन को खाता है, इसीलिए हिरन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये हो गया। तो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी आपको पीसीएस में पूछेगा, जब दे देगा, अब बोलेगा कि भाई इसका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सजाओ ऊपर से नीचे, कौन कौन पहले आएगा, इंडिविजुअल आएगा कि पॉपुलेशन आएगा, ठीक। उससे इंडिविजुअल से पहले भी आता है, जीन हो गया, स्पेसीज हो गया, फिर उसके बाद ऐसे करके होता है। हम देखेंगे किसको। अब देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, देखिए इकोटोन, हम यहाँ पे 5 कॉन्सेप्ट को यहाँ केवल डिस्कस करेंगे। इकोटोन क्या है, तो इसमें क्या होता है कि 2 अलग-अलग डाइवर्स इकोसिस्टम का एक जंक्चर होता है, मतलब जहाँ पे 2 मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक हो गया आपका फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम, ठीक, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और दूसरा मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेक है, लेक है। तो ये फॉरेस्ट के अंदर ये लेक, ये जब दोनों मिलता है ना, ये तो ये दोनों का जो मीटिंग होता है, इसको कह सकते हैं इकोटोन। तो यहाँ की जो कम्युनिटी होगी, जो इकोटोन की कम्युनिटी होगी, वो थोड़ा सा डिफर होगी, क्योंकि ये फॉरेस्ट में भी रहने के लिए है और ये लेक में भी रह सकता है। जैसे कि मान लो कि मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, तो वो एक इकोटोन में, इकोटोन का प्राणी का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि भाई मगरमच्छ इधर जंगल में भी थोड़ा बहुत रह सकता है और इधर भी रह सकता है, ये लेक में भी रह सकता है। सिंपल सी मानी जहाँ पे 2 लगता है। अब जैसे कि रिवर है, जब रिवर यहाँ से जा रहा है, जब ये समुद्र में ऐसे करके गिरेगा यहाँ पे, तो ये क्या मैंग्रोव बन जाता है ना। तो मैंग्रोव क्या हो गया, ये एक इकोटोन हो गया यहाँ पे, इकोटोन, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें लैंड का भी गुण है मैंग्रोव में, और दूसरा ये ओशियन का भी गुण है। यहाँ पे 2 जहाँ पे मिलता है वो हो गया इकोटोन। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आता है, एक होता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है, एज इफेक्ट, देखिए एज इफेक्ट होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी, ये मान लीजिए ये इकोसिस्टम के अंदर किसी एक स्पेसीज की जो उसका नंबर है, यदि वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका एज इफेक्ट को दिखाता है। मान लीजिए इस इकोसिस्टम में कोई एक स्पेसीज ऐसा है, मान लीजिए डियर है, डियर है, ठीक है, हिरन है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो और वो इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक। अब ये क्या हो गया, एज इफेक्ट हो गया, ये डियर क्या हो गया, एज इफेक्ट हो गया। क्योंकि मान लीजिए यदि ये हिरन का संख्या ज़्यादा होने के बाद ये इकोसिस्टम को ये अच्छे से चल रहा है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का डिसरप्शन नहीं आता है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें डियर की संख्या कम हो गया, इसके संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर बहुत ज़्यादा अंतर हो जाने से क्या हो जाएगा, ये डिसरप्शंस इसमें आ सकता है। तो जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगा वो उसका मतलब एज इफेक्ट को इंडिकेट करेगा। अब देखिए नीश क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं जो कि पर्टिकुलर इकोलॉजी में रहते हैं, एक उसका यूनिक स्पेसीज होता है, उसको सरवाइव करते हैं। मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म या स्पेसीज हैं, वो एक
स्पेसिफिक में रहते हैं, मान लीजिए उसके दूसरे में किसी इकोलॉजी में ले जाएंगे, किसी दूसरे सिस्टम में ले जाएंगे, तो वो वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाएगा, तो वो उसका नीश कहलाता है। ठीक, जैसे कि मान के चलते हैं ये मछली हो गया, फिश है, नहीं तो छोड़िए, फिश नहीं, पांडा है, पांडा है। अब पांडा के लिए क्या है, इस ये एक पर्टिकुलर में रहता है जहाँ पे पहाड़ का ढलान हो, ठीक, या जहाँ पे बैम्बू हो, वो उस रीजन के अंदर रहेगा। ठीक, तो यदि हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो वो दूसरी जगह सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो ये इसके लिए क्या हो गया, नीश हो गया। ठीक, लेकिन अब दूसरे का देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लाइन है, लाइन है, तो लाइन के लिए एक फॉरेस्ट ही चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए। अब मान लीजिए अब गिर फॉरेस्ट में रखे या उसको उठा के दूसरे फॉरेस्ट में शिफ्ट करें, ठीक, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर उसको नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए पांडा है, जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पांडा है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मतलब ये सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम से यदि उसको हटा देंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये जो सिस्टम होता है ना, वो उसका एक निश कहलाता है, ठीक, इकोलॉजिकल निश कहलाता है। समझ गए? ये एक 3-4 कॉन्सेप्ट हुआ, एज इफ़ेक्ट हो गया, इकोटोन हुआ, नीश हो गया, उसके बाद आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये देखिए, अब हम जो ये इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी है, वो बहुत से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बायोटिक और एबायोटिक के इंटरैक्शन से ये बनता है, एबायोटिक के इंटरैक्शन से बनता है। तो पूरे अर्थ में ये बायोटिक का एबायोटिक का इंटरेक्शन कहीं भी हो सकता है भाई, लैंड्स के मतलब लैंड पे भी होगा, लैंड पे भी होगा, ओशियन में भी होगा, ठीक, हाँ, कहीं भी हो सकता है, रिवर में भी हो सकता है, लेक में भी हो सकता है, ठीक, ये इंटरेक्शन कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे होगा वहाँ पे वो एक सिस्टम बन जाएगा, वो इको सिस्टम कहलाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम यदि हम इक्वेटिक जोन में जब हम आते हैं, इक्वेटिक जोन में, इक्वेटिक इकोसिस्टम में, इक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो अब एक कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ये बता दें भाई, इकोलॉजिकल को इकोलॉजी को या इसको डिसाइड कौन कौन कर सकता है, बहुत सारे फैक्टर इसको डिसाइड करेगा। जैसे कि देखिए, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेन हो गया, ठीक, रेन हो गया, उसके बाद लैंडस्केप हुआ, ठीक, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया। आपको कॉन्सेप्ट दे सकता है जब भाई, इकोलॉजी का डिसाइडिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो जब आपको पता है भाई बायोटिक एबायोटिक का रहना जरूरी है, तो बायोटिक में क्या आता है, एबायोटिक में क्या आता है, तो उससे आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऊपर नीचा होगा तो इकोलॉजी में तो फर्क पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कि ह्यूमिडिटी ऊपर नीचा होगा तो उससे भी फर्क पड़ेगा, ठीक। क्लाइमेट यदि चेंज हो जाएगा, मान लीजिए इक्वेटोरियल रीजन का कोई इकोलॉजी है, यदि उसका क्लाइमेट चेंज हो गया, यहाँ का टेम्परेट बन गया, तो इसमें तो इफेक्ट आएगा ना, इस सिस्टम में तो इफेक्ट आएगा। तो उस सिस्टम को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, ठीक। हाँ, हम एक्वेटिक जोन की बात कर रहे थे। जब हम एक्वेटिक जोन में आएंगे तो भाई, सबसे पहले क्या होता है, एक होता है मान लीजिए फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एक्वेटिक आपका क्या हो गया, रिवर हो गया, तालाब हो गया, ये सब हो गया फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में भी दो तरीके का होता है। एक तो हो गया भाई स्टैटिक वाटर, जो आपका स्थिर है, जैसे कि तालाब का हुआ, तालाब हुआ, ठीक। और दूसरा क्या हो गया, मूविंग हो गया, मूविंग हो गया, ठीक। तो जो मूविंग वाटर होता है उसको बोला जाता है, जैसे कि रिवर है, ये हो गया, ये मूविंग वाटर, तो इसको क्या बोला जाता है, लोटिक, लोट लोटिक, ठीक है, लोटिक। और जो स्टैटिक्स है उसको बोला जाता है लेंटिक, लेंटिक, समझ गए, LENTIC, लेंटिक, ठीक। अब एक्वेटिक जोन में तो एक आपका दिखा दिया फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के बाद आप कौन सा आता है, मरीन आता है भाई, ओशियन आता है, ठीक, मरीन हो गया। अब मरीन के अलावा क्या होता है, फिर उसके बाद एस्चुरी हो गया। अब हम एस्चुरी आपको बताते हैं, एस्चुरी आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, एस्चुरी यहाँ पर भी थोड़ा सा देखते हैं, एस्चुरी हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, कोरल हो गया, कोरल हो गया, मैंग्रोव हो गया, ठीक, मैंग्रोव हो गया। ये सब आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आता है। ये देखिए आपका इंडिया है, तो ये यहाँ से एक इस तरीके का बन गया, और यहाँ पे वाटर स्टोर है, ठीक। ये हो गया आपका एस्चुरी हो गया, ये एस्चुरी हो गया, एस्चुरी हो गया, ठीक। अब मान लीजिए ये आपका यहाँ से गंगा नदी इसमें पानी को गिरा रही है, ठीक है, मर्ज कर रही है इसमें। तो यहाँ का जो सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे मड भी है, थाल कीचड़ भी है, सब है, तो ये क्या हो गया आपका, मैंग्रोव, मैंग्रोव हो गया। अब जब कोरल की बात करेंगे तो ये आपका आता है कोरल,
ठीक, ये आपका कोरल हो गया। कोरल का एक स्ट्रक्चर इस तरीके का भी बनता है। ठीक, ये हो गया कोरल, समझ गए। ये सब क्या है, मरीन है, मरीन है, मरीन एक्वेटिक जोन है। इधर आप देखोगे तो रिवर हो गया, ये रिवर हो गया, ये लेक हो गया, ये स्टैटिक्स है, ये तालाब हो गया, ये सब क्या हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये लेंटिक हो गया और ये लोटिक हो गया। ठीक, तो ये आपका एक्वेटिक जोन है। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है। देखिए, जब आप बायोस्फीयर के बारे में देखेंगे तो बायोस्फीयर एक इंटरेक्शन पॉइंट है। स्फीयर एक इंटरेक्शन पॉइंट है। इंटरेक्शन पॉइंट किसका है, लैंड का, ठीक है, मतलब स्थल मंडल, ठीक, वायुमंडल, ठीक, और जल मंडल। ये तीनों का जो इंटरेक्शन पॉइंट है, ये तो इसको क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। ठीक, अब बायोस्फीयर को देखोगे तो ये इसका होता कहाँ तक है, ये अर्थ के अंदर तक भी होता है। देखो 200 मीटर तक ये हो सकता है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे तो ऑर्गेनिज्म रहता है ना, सॉइल के अंदर भी तो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो ये बायोस्फीयर का पार्ट होगा। अब ऊपर यदि देखोगे तो ये आपका ऊपर में लगभग 6000 मीटर तक ये एंड 6000 मीटर तक होता है। आप वायुमंडल के अंदर भी देखो तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रहते हैं ना, ठीक, और ओशियन में तो रहते ही रहते हैं, ओशियन के अंदर बेंथस में तो रहते ही रहते हैं। ठीक, अर्थ के नीचे मतलब मिट्टी के नीचे 200 मीटर तक का जोन है। ठीक, और ऊपर में 6000 मीटर तक का, मतलब ये जो एरिया है वो बायोस्फीयर रीजन के अंदर इंक्लूड होता है। आपको पूछ सकता है ना भाई, बायोस्फीयर एक ऑप्शन दे देगा भाई, क्या सीधा बोलेगा कि बायोस्फीयर रीजन मिट्टी के मतलब पृथ्वी के सतह के नीचे नहीं पाया जाता है। सिंपल सा आपका ऑप्शन दे दिया, आप दे देंगे ट्रू है ये, लेकिन वो तो ट्रू नहीं है। 200 मीटर तक नीचे तक बायोस्फीयर रीजन आ सकता है। ये तीनों का इंटरेक्शन पॉइंट है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, तीनों का इंटरेक्शन पॉइंट हो सकता है जहाँ पे तीनों इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये देखिए। अब ये हो गया सिस्टम, ये सिस्टम यहाँ पे बायोटिक, ये एबायोटिक। इसका मेन सिस्टम फंक्शन जो है, ये एनर्जी फ्लो को कंटिन्यू रखता है, एनर्जी का फ्लो को कंटिन्यू रखता है। ठीक, तो लोअर लेवल से अपर लेवल के ऊपर ये एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे कि मान लो आप ये देखो ट्री है, हम्म, अब इस ट्री को क्या करेगा, ये यहाँ से सनलाइट से क्या बना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से भोजन बना। इस ट्री को कोई मान लीजिए बकरा खाया, ठीक, बकरी गोट जो है इसको खाया, इसको खाने के बाद फिर इस गोट को कौन खाया, लाइन खाया। ठीक, तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये एनर्जी फ्लो हो रहा है, यहाँ से एनर्जी गोट में जा रहा है, फिर ये एनर्जी कहाँ, लाइन की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये एक एनर्जी के फ्लो को कंटिन्यू रखता है। 10% रूल है यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ से इतना 10% ही जाएगा, यहाँ से 10% ही जाएगा, यहाँ से 10% ही जाएगा, समझ गए। अब देखेंगे तो इससे क्या बनता है, एक फूड चेन बनता है, फूड चेन। ये फूड चेन बनता है, जैसे कि प्लांट से, यहाँ से प्लांट से कहाँ गया, गोट के अंदर, ठीक, गोट से कहाँ गया, लाइन में। तो एक चेन बना ना, ये चेन बना, तो इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। ठीक, अब यदि हम दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें कि जब बहुत सारे फूड चेन मिलके एक फूड वेब बना ले, बहुत सारे फूड चेन मिलता है तो उसमें एक फूड वेब बनता है। अब फूड वेब में ये होता है कि मान लीजिए बीच का कोई सा भी फूड चेन ख़त्म हो गया, डिसरप्ट कर गया, उसमें से कोई ऑर्गेनिज्म डिसरप्ट कर गया, तो उससे फूड वेब पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो, लेकिन फूड चेन में क्या होगा, देखिए फूड चेन में क्या होगा, हम 1 मिनट आप इस पे ध्यान रखें। ऐसे देखिए, फूड चेन में मान लीजिए कि प्लांट है, ऐसे गो बकरी खाया, इसको खाया और कोई बीमारी लगा, इसको डिजीज लगा। इस डिजीज लगने की वजह से क्या होगा, बकरी की संग समाप्त हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो फिर लाइन क्या खाएगा, इससे इफेक्ट होगा, डायरेक्ट लाइन इफेक्ट होगा, समझ गए। तो इससे क्या होगा कि फूड चेन के अंदर किसी एक ऑर्गेनिज्म भी टूटता है, हटता है, तो पूरे फूड चेन को उसको इफेक्ट कर सकता है, समझ गए। लेकिन फूड वेब में क्या होगा, मान लीजिए एक फूड चेन है, ये बकरी वाला है,
ये गोट वाला है, ठीक। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, गोट के बदले में मान लीजिए दूसरा है डियर है, यहाँ पे प्लांट है, डियर है और लाइन है, ठीक। अब मान लीजिए गोट के अंदर, इसमें गोट को क्या हुआ, बीमारी लगा, डिजीज लगा, तो ये खत्म हो गया, तो इस फूड चेन, ये फूड चेन खत्म हो गया। तो फूड वे में दूसरा डियर ऑप्शन तो है लाइन के लिए ना, तो यहाँ का लाइन शिफ्ट करके कहाँ आ जाएगा, डियर में आ जाएगा। तो मतलब फूड वेब में क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन एक साथ जुड़ के एक फूड वेब बनाते हैं, ठीक। तो उसमें यदि एक फूड चेन में डिसरप्शन भी आता है, टूटता भी है, ख़त्म भी होता है, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है फूड वेब में। समझ गए, तो ये हो गया आपका फूड चेन और फूड वेब हो गया। अब देखिए हम अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक होता है बायो अकू अकुमुलेशन अकुमुलेशन बायो अकुमुलेशन क्या होता है कि बायो एक्यूमुलेशंस क्या होता है कि मान लीजिए कि एक एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ये मान लीजिए ये गोट है, सिंपल से मैं आपको गोट बना रहा हूँ, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, आप ये हो गया गोट, ठीक। ये गोट हो गया। अब ये गोट मान लीजिए इस प्लांट को खाया, ये प्लांट है, इसको खाया, इस प्लांट को आप ऐसे करोगे बहुत या अच्छे तरीके से, इस प्लांट को खाया और इस प्लांट के अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड या इस तरीके का यूज किया गया है, या किसी भी वजह से इस प्लांट के अंदर बहुत सारे केमिकल है। और जब खाने के बाद ये केमिकल, जब ये इसको खाता है, ये केमिकल जब इस गोट में अकुमुलेट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो केमिकल घुलता नहीं है, ठीक। वो केमिकल जो है इस पौधे को खाया, तो ये केमिकल इसके अंदर चला गया, वो इसमें एक्यूमुलेट हो गया। तो ये जो केमिकल होता है, ये जो पॉल्यूटेंट होता है, पॉल्यूटेंट, ये जो पॉल्यूटेंट होता है, ठीक। ये पॉल्यूटेंट यदि इसमें जो कंसंट्रेट करता रहता है, धीरे धीरे कंसंट्रेट जो होता रहता है, आज मान लीजिए एक को खाया, कल भी खाएगा, दूसरे को खाएगा, तो फिर इसमें ये पॉल्यूटेंट इसमें कंसंट्रेट होगा, ठीक। तो ये जो इसका कंसंट्रेशन होता है, ये बायो अक्यूमुलेशन कहलाता है, बायो अक्यूमुलेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बायो बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि अब इस गोट ने इस पेड़ को खाया, तो इससे क्या हो गया, पॉल्यूटेंट इसके अंदर कंसंट्रेट होता गया, ठीक। अब जब इस गोट को मान लीजिए, इस गोट को मान लीजिए खाया दूसरा कोई एनिमल, गोट को कौन खाया मान लीजिए इस गोट को गे वो खाया, क्या कह सकते हैं, लाइन, लाइन इसको जब खाया, तो ये इसमें जो कंसंट्रेट है पॉल्यूटेंट, वो लाइन में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक। लाइन में ट्रांसफ़र हो गया। अब मान लीजिए लाइन को किसी ने मार दिया, मान लीजिए लाइन बूढ़ा हो गया, लाइन को कौन मार दिया, मगरमच्छ, मगरमच्छ मार दिया, मगरमच्छ मार दिया। तो ये जो कंसंट्रेटेड पॉल्यूटेंट है, वो तो सबसे पहले किस में गया, लाइन में गया, ठीक। अब लाइन बूढ़ा हो गया, लाइन को मगरमच्छ खा लिया, ठीक। लाइन को मगरमच्छ खा लिया, ठीक। तो ये पॉल्यूटेंट फिर मगरमच्छ में ट्रांसफ़र हो गया, तो जो एक से दूसरे के अंदर वो ट्रांसफ़र होता जाता है, वो कहलाता है बायोमैग्निफिकेशंस। यहाँ पे दो तरीके के पॉल्यूटेंट होता है, एक होता है सॉल्यूबल, दूसरा होता है नॉन सॉल्यूबल। तो ये नॉन सॉल्यूबल्स जो उसके अंदर कंसंट्रेट रहता है, वो समझ गए। तो बायो अकोमुलेशंस और बायो मैग्निफिकेशंस आप समझ गए। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आते हैं यहाँ पे। एक होता है, जब आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में क्या होता है आपको बताएं, एक बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट, भाई इसी के इंटरेक्शन और के फंक्शन को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हर एक जीव के बीच, हर एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो संबंध है, उस संबंध को देखते हैं, जो भाई कैसा संबंध है, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तो संबंध कैसा है, वही उसी को हम इंटरेक्शन में देखते हैं। देखिए इसमें किसको फायदा होता है, किसको घाटा होता है। अब जब इंटरेक्शन देखेंगे, यही देखते हैं ना। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, डियर है, डियर है, ठीक। ये भेड़ हो गया, मतलब ये हिरन है, ठीक। अब हिरन को लाइन खाता है, हिरन खाता है पेड़ को, ठीक। तो यही ये इंटरेक्शन हो रहा है ना इस सब के बीच में, ठीक। ये इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक, लाइन है। अब लाइन के दांत में मान लीजिए कि कोई पक्षी आके उसके लाइन के दांत को साफ करता है, ठीक। लाइन के जब लाइन सोया रहता है तो उसके दांत को साफ करता है, तो वो जो
पक्षी है और उसके बीच में तो एक इंटरेक्शन तो हो रहा है ना, उसी को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं। कॉम्युनलिज्म जो इंटरेक्शन है, अलग अलग तरीके के कॉम्युनलिज्म जो इंटरेक्शन है, इसमें क्या होता है, दोनों जीवों का, मान लीजिए ए का और बी को, इसको भी फायदा होता है और दूसरे को भी फायदा होता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे एमनलिज्म जो है, एमनलिज्म जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि लाइन का और ये जो यहाँ पे एक पक्षी है, उससे क्या हो गया, अब लाइन के दांत को साफ कर दिया तो भाई उसका लाइन का भी फायदा हो गया, और लाइन के दांत में जो फंसा हुआ है मांस के टुकड़े ये जो भी है, उसको पक्षी खाता चला गया, तो उसको पक्षी को भी फायदा हो गया, तो दोनों को फायदा हो गया, तो दोनों पॉजिटिव में चला गया, तो इसको क्या कम्युनलिज्म बोलेंगे। एमनलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, भाई वो रहे कि ना रहे उसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये एग्जांपल आप सोचना क्या हो सकता है। तीसरा देखेंगे कंपटीशन, देखेंगे कंपटीशन में जब करेगा तो भाई यहाँ पे दोनों को निगेटिव इफ़ेक्ट होगा, दोनों को घाटा ही होगा, ठीक, कंपटीशन के अंदर, समझ गए। कम्युनलिज्म एमलिजन का कंपटीशन। अब प्रीडेशन तीसरा होता है, प्रीडेशन। प्रीडेशंस में क्या होता है, प्रीडेशंस में एक को तो फायदा होता है, ए को तो फायदा हो गया, लेकिन बी को क्या हो गया, घाटा हो गया, ठीक, बी को घाटा हो गया, समझ गए। और चौथा यदि देखेंगे पारासाइट, पैरासाइट पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक को तो फायदा होता है दूसरा को घाटा होता है, तो प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म दोनों एक ही है। बाकी ये तीन में क्या होता है, कम्युनलिज्म में एक को फायदा, दोनों को फायदा, एमनलिज्म में एक को फायदा दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, भाई उससे फायदा या घाटा कुछ नहीं होता है। कंपटीशन में दोनों को निगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये होता है इंटरेक्शन। मैं इसको क्विक में आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आप देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। अब देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशंस में देखेंगे तो एक होता है, दो तरह के स्टेज होते हैं। इसका होता है एक पायोनियर स्टेज, दूसरा होता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है कि पायनियर स्टेज क्या होता है कि मान लीजिए कोई इकोलॉजी है, कोई कोई एक रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पेड़ है ना पौधा है ना ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई नया ऑर्गेनिज्म आके यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना घर बसाना, और वो धीरे धीरे घर उसका बड़ा होता जाता है। तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया और जो यहाँ पे यहाँ की जो ज्योग्राफी है उससे इंटरेक्ट करके वो फिर यहाँ पे अपना एक घर बसाया, स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट किया, तो वो जो स्टार्टिंग करने वाला जो कम्युनिटी होता है वो कहलाता है पायनियर। पायनियर हो गया। और जब ये पूरी तरीके से बस जाता है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म आया, मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे उसने क्या किया, चट्टान के ऊपर अपने केमिकल, उसके अंदर केमिकल है, उस केमिकल को छिड़काव की, और उसको छिड़काव करने से फिर क्या हो गया यहाँ पे कि चट्टान में डिस्ट्रक्शन हुआ, चट्टान टूटा फूटा, फिर यहाँ पे इससे एक यहाँ पे बारिश हुआ, फिर बारिश से मान लीजिए पक्षी कुछ खा के यहाँ पे एक बीज को गिरा दिया, यहाँ से एक पौधा बना, ठीक, फिर वो पौधा बना तो फिर कहीं से मान लीजिए कोई जीव मतलब और अदर ऑर्गेनिज्म, डियर आ गया, ठीक, हिरन आया, हिरन ने उस पौधे को खाया, जब यहाँ पे हिरन आया, हिरन यहाँ पे रहने लगा, तो फिर यहाँ पे शेर आया, तो धीरे धीरे जब शेर आ गया, लाइन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुँच गया, तो मतलब ये पूरी तरीके से बस गया। तो जो स्टार्ट करता है वो कहलाता है पायनियर कम्युनिटी कहलाता है, दूसरा जो उसको मैक्सिमम पे ले जाता है वो क्लाइमेक्स स्टेज कहलाता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर होता है एक होता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। अब देखिए प्राइमरी सक्सेशन तो मतलब चलिए ठीक है, ये एक स्टेज है जहाँ पे कुछ नहीं। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन में कि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर किसी इकोलॉजी के अंदर, किसी इकोसिस्टम के अंदर मान लीजिए थोड़ा सा डिस्रप्शन आ गया, ये है प्लांट हो गया, और यहाँ पे क्या है, गोट है, ये हो गया गोट, और ये लाइन है, तो ये प्लांट गया गोट के अंदर और गोट गया लाइन के अंदर, ठीक। लेकिन ये मान लीजिए इसके सक्सेशन में, तो ये क्या है, सक्सेस कर रहा है ना, सक्सेशन हो रहा है ना, यहाँ से फर्स्ट गया, यहाँ से सेकंड में आया, इस तरीके से ये इकोसिस्टम काम कर रहा है अपने
चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि गोट के अंदर बीमारी आ गया, गोट खत्म हो गया, ठीक, गोट खत्म हो गया। अब जब गोट खत्म हो गया तो भाई डिसरप्ट कर जाएगा। तो इसको इसको कंटिन्यू रखने के लिए मान लीजिए कोई अदर कम्युनिटी यहाँ पे, मान लीजिए कि हिरन आ गया, ठीक, हिरन आ गया, तो ये जो सेकेंड बार सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, इसके आने के बाद से फिर ये इसमें जो डिसरप्शन आया था, जो खराबी आया था, उसको भरपाई कर ली गया है, कर लिया गया है, तो वो कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में डिसरप्शन है कि सारी बकरी जो था वो खत्म हो गया किसी बीमारी की वजह से, और दूसरा कोई ऐसा जीव आया है जो इसको मान लीजिए इसको आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो ये हो गया सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर। प्राइमरी सक्सेशन में तो देखिए, प्राइमरी सक्सेशन में भाई पहले कहीं कुछ नहीं था, यहाँ पे एक जीव ने स्टार्ट किया, एक ऑर्गेनिज्म ने स्टार्ट किया, वो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आता है। फिर ये प्राइमरी सक्सेस, एक जीव के द्वारा यहाँ पे पेड़ बना, पेड़ आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बकरी, हिरन आया, फिर लायन आया। तो ये जो जीव है ये प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आता है। अब ये सक्सेशन होने के बाद बीच में कोई डिसरप्शन आ गया तो उसको भी ठीक कर लिया गया है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर आता है। देखिए इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन और दूसरा होता है एक्सोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन में मतलब क्या होता है कि भाई उस इकोसिस्टम के अंदर भी, उस इकोसिस्टम में अपने आप यदि वो ठीक कर लेता है, उसको किसी तीसरे इकोसिस्टम से उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए इस इकोसिस्टम में डियर है, डियर है, ठीक, तो गोट, यदि गोट को बीमारी आया तो ख़त्म हो गया, तो ये डियर इसको ठीक कर लिया, तो ये हो गया ऑटोजेनिक सक्सेशन, अपने आप ठीक कर लिया। लेकिन इस इकोसिस्टम में यदि डियर भी नहीं है और ये इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कोई जीव यहाँ पे आके इसको फिर ठीक करने की कोशिश करा, जैसे कि अब ये देखिए, आप सुनते होंगे कि फॉरेस्ट के अंदर चीता को रीइंट्रोड्यूस करा जाता है, किसी फॉरेस्ट में लाइन को उसको डाला जाता है। क्यों क्यों ऐसा किया जाता है? ये सक्सेशन को कंप्लीट रखने के लिए, उसको मतलब कंटिन्यू रखने के लिए। एक फॉरेस्ट के अंदर मान लीजिए कि लाइन ख़त्म हो गया, लाइन ख़त्म हो गया, तो भाई लाइन ख़त्म हो जाएगा तो डियर का संख्या तो बढ़ जाएगा ना। अब डियर का संख्या मतलब हिरन का संख्या तो बढ़ जाएगा, हिरन का संख्या बढ़ जाएगा तो फूड का क्राइसिस आएगा, क्योंकि प्लांट उतना ही है, ठीक, फूड का क्राइसिस आएगा। तो उस कंडीशन में क्या, उसमें क्या होता है, यदि इस इकोसिस्टम के अंदर लाइन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसमें रीइंट्रोड्यूस करते हैं, उसी दूसरे अंदर से उसको रिलोकेट करके यहाँ पे लेके लाइन को लेके आते हैं, जो सक्सेशन को कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ पे जो जहाँ बाहर से लेके आया है तो वो एक्सोजेनिक सक्सेशन कहलाता है, एक्सोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। और यदि ये खुद अपने आप कर लेता है तो वो ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। समझ गया? तो अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट में हम आपको और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि अब तो उसमें और अच्छा रहेगा। ये तो इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट को हम 5 से 7 या 8, मैक्सिमम 8 से 9 वीडियो के अंदर, 9 लेक्चर के अंदर हम आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। इसमें अब हम एक बार ये 2 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, इसमें हम क्या क्या सीखे हैं। एक तो इकोलॉजी सीखें, इकोलॉजी में क्या, बायोटिक, एबायोटिक, ठीक, एबायोटिक। दूसरा क्या सीखे हैं, इकोटोन सीखें, इकोटोन देखें। उसके बाद तीसरा क्या, एज इफेक्ट देखें, ठीक, एज इफेक्ट देखें, ठीक। उसके बाद हम क्या देखें, सेकेंड सक्सेशन देखें, सक्सेशन इसमें हम लोग देखे हैं, ठीक। और उसके बाद क्या देखे हैं, इक्विटिक है इकोसिस्टम देखें भाई, कहाँ क्या होता है, ठीक, इक्विटिक इकोसिस्टम देखें। फिर इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है वो देखें हैं। तो बहुत क्विक के अंदर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं, बहुत इजी वे में डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट में हम अदर को भी यहाँ पे देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।